जो लग रहा है। जी नहीं। जी दादा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और हमें तो जब तक आप जैसे जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सबका भी मार्गदर्शन है, आपका, योगेश भाई का, अमिताभ जी का, धनंजय जी का, अभी हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, आपको भी स्वागत है। अमिताभ जी, आपके पास आता हूँ मैं। योगेश दादा ने और गौतम दादा ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन टेलीविजन पर खबरें ऐसी आती हैं जो खबरें कम और लव जिहाद ज्यादा है। या फिर वो कर्नाटक के बीजेपी के लीडर की अभी कई न्यूज आइटम चल रही है कि आप एजुकेशन को भूल जाइए, सिविक इश्यूज को भूल जाइए, महंगाई को भूल जाइए, देखो लव जिहाद सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अब कर्नाटका के इलेक्शन सामने हैं। तो ये चीजें भी निकल कर आ रही हैं। अब कई बार हेडलाइंस ऐसी आती हैं जिसको सुनकर मैं भी चौंक जाता हूँ। वो लव जिहाद वाली तो है ही है, बाकी तो हो ही रही है कि राफाल आ गया तो चीन की टांगे कांप रही हैं, चीन चीन के हाथ पैर कांप रहे हैं, पाकिस्तान अब अपने उठ नहीं पाएगा, अपने पता नहीं क्या क्या उसके बड़ी अजीब सी एक हेडलाइंस निकल कर आती हैं। और भारत एक महाशक्ति है, महाशक्ति के सामने देखो सब थर थर कांप रहे हैं। मैं जब ऐसी हेडलाइंस देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये न्यूज आइटम दिखा रहे हैं, कोई मदारी का खेल है। तो मुझे किसी न्यूज आइटम और मदारी के खेल में कोई फर्क नजर नहीं आता है। और बाकी जो नौकरियात की खबरें हैं वो तो प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा है, किसके मुंह से ऐसा क्या शब्द निकला। और सारी की सारी सुनने में तो ये भी आता है कि शाम को सारे जब प्राइम टाइम डिबेट्स होती हैं तो वहां पे हेडलाइंस देखी जाती है कि आज ऐसा कौन सा ऐसा इशू है जिसको सेंसेशनलाइज किया जा सकता है। तो ये जब हम इस हद तक नीचे आ गए हैं कि जहां पर टीआरपी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इंडिया कुछ ज्यादा माल बिक रहा है, और बिस्किट टेकर्स कम से मैं आपको तो यहाँ भी मैं न्यूज़पेपर वगैरह देखता हूँ। धनंजय भाई भी हमारे साथ में हैं। तो महाराष्ट्र के कुछ एक चैनल को छोड़ दो, बाकी जो मास्टरिंग चैनल है प्योर, वो भी इतना नहीं दिखाते, कुछ नहीं होते हैं। अमिताभ जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, जो बात आपने कही अपने शुरुआती वक्तव्य में, और योगेश जी और गौतम दादा ने जिन चीजों पर, जिन मुद्दों पर, बिंदुओं पर प्रकाश डाला, वे सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे मीडिया संचालन के संदर्भ में। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो मीडिया की स्थिति जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, आज जो दुर्दशा है, तो उसके बीज अगर आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि जब हमारी आजादी की लड़ाई हो रही थी, तब भी जो हमारा जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया आज कहते हैं, या मतलब जिसको हम मेन लाइन जर्नलिज्म मानते हैं, वहां पर भी उस समय भी वही स्थिति थी। वरना गांधी जी को वैकल्पिक पत्रकारिता नहीं करनी पड़ती, उनको यंग इंडियन, नवजीवन, हरिजन जैसे अखबार नहीं निकालने पड़ते। और गांधी जी ने तो साफ कहा ही था कि मतलब ये अखबार जो है वो एक एक किस्म की सेवा है। उन्होंने पत्रकारिता को सेवा के तौर पर अपनाया था। उन्होंने ये साफ, उन्होंने उन्होंने जितना भी पत्रकारिता किया, जो भी कुछ जितने अखबार निकाले, उन्होंने साफ कहा कि भाई मेरा मकसद जो है वो इससे मुनाफा कमाना नहीं है। जो मुनाफे के लिए उस समय अखबार में आए थे, अखबार के मतलब पत्रकारिता के धंधे में आए थे, या कहना चाहिए प्रिंटिंग प्रेस के धंधे में आए थे, वे निश्चित तौर पर उनकी नजर जो थी इस बात पर थी कि कैसे इसके जरिए मुनाफा कमाया जाए। तो जो मुनाफा वाला मामला है ना, उसमें आप अगर देखें, जैसे आपने शुरू में उद्योगपति वाली बात कही थी, तो जो उद्योगपति है वो ये देखता है कि भाई अगर मैं कोई चैनल चला रहा हूँ, या मैं कोई अखबार निकाल रहा हूँ, या मैगजीन निकाल रहा हूँ, तो उसमें जो भी चीज छपेगी उसका एक ग्राहक होना चाहिए, वो ग्राहक उसको पसंद करे, और उस ग्राहक संख्या में निरंतर इजाफा हो, ताकि मेरा जो मुनाफा है वो बढ़ता रहे। तो वो जो खबरों का जो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आज हम जहां आ गए हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखी जा रही है कि जो आपका दर्शक है उसके फायदे के लिए, या उसको मतलब जो सूचना हमें पहुंचानी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, या हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा आईबॉल्स, या ज्यादा से ज्यादा रीडरशिप या व्यूअरशिप ले सकें, है ना, या हम ज्यादा हिट्स ले सकें, और हिट्स के जरिए जो है हम अपनी मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ा सकें। देखिए, हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे, और गौतम दादा और योगेश जी मुझसे भी सीनियर हैं, तो हम लोगों को उस जमाने में पत्रकारिता की पढ़ाई में एक मैगजिम हमें एक पढ़ाया जाता था कि पत्रकारिता का जो तीन तरफा रास्ता है, वो इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन, ये हमको पढ़ाया जाता था। इन्फॉर्म, आपकी पहली ड्यूटी है इन्फॉर्म करना, दूसरी ड्यूटी है एजुकेट करना, और एंटरटेन करना जो है वो एक लास्ट ऑप्शन आपके होता था कि आप पत्रकारिता में कुछ ऐसी मनोरंजक तत्व या उसकी प्रस्तुतिकरण ऐसा लाएं, या ऐसी खबरें हों कि हाँ भाई, जिससे लोगों का थोड़ा दिल बहलाव भी हो, जिसमें आप
मतलब खेल जगत की खबरें हों, मनोरंजन जगत की खबरें हों, या अन्य जो जनसाधारण के जीवन में कुछ ऐसी बातें कभी-कभी हो जाती हैं, जिनको आज की तारीख में हम अमेजिंग वीडियो के नाम से चलाते हैं चैनल्स पर। तो उस तरह की घटनाएँ जो हैं, तो वो जो चीज़ें होती थी, वो उनके बारे में कहा जाता था कि भई आपको इस तरह से खबरों का प्रस्तुतिकरण करना है कि इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन। आज हम देखते हैं कि वो मुहावरा जो है उसको सर के बल खड़ा कर दिया गया है। आज एंटरटेन जो है वो सबसे ऊपर है। आज आपको एंटरटेन करना है किसी भी तरीके से, यानी अगर मान लीजिए दिल्ली में कंझावाला जैसी कोई एक भयानक वारदात हो जाती है, जघन्य हत्या वारदात हो जाती है, जिसके बारे में सोच करके मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा कि किसी एक कार में, किसी एक वाहन में कोई लड़की फँसी रह जाए और वो 12-13 किलोमीटर तक लोग घसीटते रह जाएँ, उनको पता ही ना चले। ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में, और ऐसा भी सिस्टम है हमारी दिल्ली राजधानी का कि जहाँ आप ऐसे लोगों को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, अब उन उस घटना को भी हम जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं टेलीविज़न पर, जितना सनसनीखेज़ बना करके उसमें हम सोचते हैं कि हाँ भाई फलाँ को ले आओ, इनको ले आओ, उनको ले आओ, पूरा एक ऐसा हम चीज़ें कोशिश करते हैं टेलीविज़न पर प्रोग्रामिंग के ज़रिए कि आप दर्शकों को लगे कि हाँ भाई कुछ, मतलब उनको आप किसी न किसी तरीके से एक कुछ नई सनसनी दे सकें। तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि कई बार, जैसे इस केस में अगर कंझावला का मैं मामला ले लूँ, तो इसमें जिस तरीके से बयान आए, पहले पुलिस वाले ने जो बयान दिया पहले दिन, उसने कहा कि साहब ये रोड एक्सीडेंट का मामला लग रहा है वगैरह-वगैरह। तो वहीं से जब झोल पकड़ में आना चाहिए था, वहाँ झोल पकड़ में नहीं आया। पहले दिन किसी मीडिया वाले को ये समझ में नहीं आया कि हाँ भाई, ये जो बोल रहा है ये पुलिस वाला किस आधार पर बोल रहा है। फिर उसके बाद जब उस लड़की की दोस्त का बयान आया, दोस्त ने कहा कि साहब वो लड़की तो शराब पिए हुई थी, शायद ऐसा कुछ था वगैरह-वगैरह, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कल जब शराब का वो नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है आगे कहीं कुछ और जाँच हो तो उसमें कुछ और तथ्य सामने आए। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ मूल बात जिस पर आपका जो प्रश्न था, या जो आपकी ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में आप कह रहे थे, वो ये कि आज का मीडिया जो है वो हमारा जो जन सरोकारी मीडिया हुआ करता था, या जिसकी कल्पना हमारे मीडिया के जो पुरखे रहे होंगे, या जिन्होंने इस मीडिया की नींव रखी, या जो चाहते थे कि लोगों के बीच में हम समाचारों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि वो उनके जीवन में कुछ ऐड करें, या उनकी चिंताओं को, उनके कंसर्न्स को हम सामने लाएँ, और जो देश निर्माण की हम बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वो चीज़ें सामने आएँ। आम लोगों की दुःख-तकलीफ सामने आए, उनको उनकी बातें, यानी जो वॉइसलेस मेजॉरिटी है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे समाज की, उस मेजॉरिटी की हम बात कह सकें। आज उसकी बात नहीं होती। आप कल्पना कीजिए कि आप एक लड़की जो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में ये चर्चा चल रही है कि साहब उसने शराब पी थी या नहीं पी थी। लेकिन एक आदमी जिसने शराब पी करके बिज़नेस क्लास में बिज़नेस क्लास में शराब पी करके उसने, मतलब एक महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। यानी बिज़नेस क्लास में जो आदमी चल रहा होगा, वो इतना धनवान तो होगा कि उसने 3 साढ़े 3 लाख रुपए किराया दिया होगा, न्यूयॉर्क से दिल्ली का, है ना? और उसमें वो आदमी ऐसी हरकत करता है, और उसकी उसकी आइडेंटिटी हम नहीं पहचान पाते हैं। उसकी आइडेंटिटी अभी तक हमको नहीं मालूम, हमारे सामने नहीं आई है, मीडिया में कहीं नहीं आई है। तो हमारा मीडिया जो है वो किस तरह से तथ्यों को या तो छुपा रहा है, या उसकी प्रायोरिटी में वो चीज़ें नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लव जिहाद का ज़िक्र किया कि भई अब वो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक जघन्य ऐसा ही हत्याकांड हुआ कि एक लड़की को उसके प्रेमी ने, तथाकथित प्रेमी ने मैं कहूँगा, मार करके उसकी लाश को किस तरीके से टुकड़ों-टुकड़ों में करके फेंक दिया, है ना? अब वो उसमें मामला जो है वो चूँकि वो अंतर्धार्मिक मामला निकल आया, इसलिए उसमें लव जिहाद का एंगल खोजा जाने लगा, और पूरे हिंदुस्तान भर में उस हत्याकांड को या उस जघन्य घटना को, अपराध को एक अलग धार्मिक रंग दे दिया गया। जबकि ऐसी कई घटनाएँ उसके आस-पास भी घटी हैं और आज भी घट रही होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया हमारा है, उस मीडिया ने अपनी जो एक दायित्व था उसका, सरकार से सवाल पूछने का, जो सत्ता में है उससे सवाल पूछने के बजाय आप विपक्ष को कटघरे में करते हैं। आप ऐसी संस्थाओं को कटघरे में करते हैं, जो कि सरकार से सवाल पूछना चाहती हैं। आप ऐसी आवाज़ों को टुकड़े-टुकड़े गैंग का नाम दे देते हैं, ठीक है ना? कि जो जो सरकार से, या जो सरकारी चाल-चलन है या कामकाज है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो मीडिया जो है वो कुल मिलाकर के जनता के साथ ना होकर के सत्ता के साथ है। वो मैं आपको बताऊँ, एक व्यंगकार हैं संपत सरल, उनका एक बड़ा अच्छा उनका एक बड़ी अच्छी लाइन है। अभी बात करते-करते आपसे याद आ गई कि ये मीडिया जो है वो अ, दिखता एक ऐसा दिया है जो मतलब जलता दिखता ज़रूर है जनता के साथ, लेकिन होता हवा के साथ है। तो जो हवा के हुँ, साथ हुँ। वाला मामला है, वो हवा जो सरकार की हवा है, मीडिया को ऐसा आप देखेंगे कि जो उद्योगपतियों वाली बात आपने कही थी, अगर जहाँ भी सरकार परिवर्तन हो जाता है, तो तुरंत उस सरकार बदलने के साथ ही अखबारों की या चैनलों की नीतियाँ बदल जाती हैं। ये हमने देखा है। अब आप देखिए कि दिल्ली शहर में जो चैनल चल रहे हैं, वो एक केंद्र की सरकार है और एक दिल्ली की सरकार है। तो दिल्ली की सरकार से भी उनको विज्ञापन मिलता है और केंद्र की सरकार से भी उनको विज्ञापन मिलता है। तो वो
बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें किसी को कटघरे में खड़ा करना भी है, तो वो उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, जो बेचारा कहीं किसी दीन में नहीं। मान लीजिए कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस की सब पिटाई करेंगे। अब राहुल गांधी की यात्रा पर सब पीले पड़े रहेंगे, यहाँ पे राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है, या वो क्या कर रहे हैं वो। तो राहुल गांधी मतलब कांग्रेस को जो है वो घेरे में रखा जाएगा, लेकिन ऐसे दलों को, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, तो अभी अभी जो बात आई थी कि पश्चिम बंगाल में उस तरह की खबरें नहीं छापते। गौतम दादा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो हिंदी पट्टी वाली बात जो कही थी, वो हिंदी पट्टी वाली बात पर मैं लौटना चाहता हूँ, जो बहुत बहुत जरूरी और बहुत अहम बात है कि ये हमारी हिंदी पट्टी जो है उसका अपना एक ऐसा चरित्र है, समाज का चरित्र है कुछ ऐसा कि उसको एक अजीब उन्मादी, उसको एक सनसनी, उसको उन्माद, उसको इस तरह की चीजें पसंद है जो कहीं ना कहीं समाज में एक असंतुलन या एक किस्म का उत्तेजना भरती रहे। तो वो उसको उस तरह की पत्रकारिता आप देखेंगे कि हिंदी में आप देखिए, हिंदी पट्टी का जो पूरा चरित्र है, उसकी पूरी जो सांस्कृतिक उसका आचरण है, उसमें यही है। उसको अपने साहित्य से लगाव नहीं है, उसको अपने संस्कृति से लगाव नहीं है, उसको अपने सिनेमा से भी लगाव नहीं है। मैं मतलब आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं या दक्षिण में चले जाएं, तो वहां जो सिनेमा के कलाकार हैं, या जो सत्यजीत रे या उस तरह की जितनी महान विभूतियां हुई हैं, उनके स्मारक हैं, उनके नाम पर संस्थाएं हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, आपको वहां कलाकारों का सम्मान मिल जाएगा। लेकिन हिंदी पट्टी में आपको नहीं मिलेगा। क्या आपको, आप श्याम बेनेगल के बारे में या गोविंद निलानी के बारे में आप ऐसा कुछ देख लें, या पॉपुलर फिल्म कलाकारों में दिलीप कुमार के बारे में ऐसा कुछ देख लें, या राज कपूर या देवानंद के बारे में, या अमिताभ बच्चन, चलिए ठीक है थोड़ा बहुत अभी हो गया है, लेकिन आज की तारीख में आप शाहरुख खान के बारे में भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पर भी वो शाहरुख खान जो है वो भी, हम देख ही रहे हैं उनकी फिल्म को लेकर किस तरह का हंगामा मच रहा है। तो हिंदी पट्टी का अपना एक बड़ा अजीब सा चरित्र है। वो मुझे लगता है जो एक जिस तरह का रेनेसा पश्चिम बंगाल में हुआ, उस तरह के रेनेसा की एक बहुत बड़ी जरूरत हिंदी पट्टी को है इस समय, तत्काल इस समय उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि उसका अपना एक चरित्र है कि वहां जो है जो मतलब ये जो घटना हुई कंझावला की, वो भी हिंदी पट्टी के चरित्र का ही नमूना है। कोई भी कैसे हो सकता है, मेरी गाड़ी में मतलब कोई भी, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के नीचे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा आ जाए, कोई पॉलिथीन अगर मेरी गाड़ी के पहिए में लिपट जाए, तो उसकी आवाज से मैं चौंक जाऊंगा। लेकिन कौन वो लोग थे, किस तरह के लोग थे जिनकी गाड़ी में एक लड़की फंसी रह गई, वो क्या मामला था और उनको पता ही नहीं चला, वो गाड़ी चलाते चले गए। या कौन वो लोग होते हैं जो किसी लड़की की लाश को टुकड़े टुकड़े करके किसी को मार कर, किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का नाटक करते हैं, और फिर उसको मार करके उसको उसको मतलब उसके टुकड़े 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 करके फेंक देते हैं। तो ये जो हिंदी पट्टी का चरित्र है, वो एक अलग तरह की उन्मादी, सांप्रदायिक और बहुत उत्तेजनात्मक मतलब समाज है हमारा। और वहाँ बहुत ज्यादा पितृसत्तात्मक, बहुत हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं लोगों के मनों में। ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो हमारी पत्रकारिता है, आप देखेंगे उस पत्रकारिता के ग्राहक जो हैं, जो जिस तरह की उत्तेजनात्मक पत्रकारिता आजकल हो रही है, समाज को मतलब बांटने वाली या जो एक उत्तेजना फैलाने वाली, जिन चैट्स के बारे में आपने अभी जिक्र किया था कि हाँ वो कैसे तय होती हैं, तो वो सारा का सारा कारण ये है कि जो उनकी हिंदी पट्टी का जो ग्राहक है, वो जो दर्शक है, वो उसके कहीं ना कहीं उसकी जो उस उत्तेजना को है वो केटर करते हैं। उसके मन में जी, छुपी हुई जो सांप्रदायिकता है, उसके मन में जो विद्वेष है, और पॉलिटिक्स आप देखेंगे, पॉलिटिक्स उसी को मतलब चूंकि भड़काती है। तो कुल मिलाकर के सारा मामला जो है वो हिंदी पट्टी की उस मनोवृत्ति को पोषित करता है, जो कि एक बहुत खतरनाक है, जो विध्वंसात्मक है। और आप देखेंगे कि समाज की सारी जो गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी, उनके बहुत मतलब पार्श्विक नमूने जो है वो हिंदी पट्टी में ही देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल कुल आपने मिलाकर सही के जो आपको मूल था, पत्रकारिता का जो एक चरित्र है, वो जब तक हमारे समाज का वो कहीं ना कहीं ढांचा नहीं बदलेगा, उसमें कहीं जी, रिजेक्शन की भावना नहीं है। कि जो बात अभी गौतम जी ने भी कही कि भाई जिस तरह से आपका जो सोशल मीडिया है, यानी जैसे आप चैनल चला रहे हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं, धनंजय जी जहाँ बैठते हैं, मैं कई जगहों पर जाता हूँ, मैं भी अपना कुछ कार्य करता हूँ, तो वो जो चीज है उनकी जो स्वीकृति बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक हिस्से में भूख है। अगर आप उसको अच्छी सामग्री दें और ढंग से लोगों के बीच में बातचीत रखें, तो लोगों में उसकी भी भूख है, और उस जी, भूख को हमें निरंतर जो है केटर करना चाहिए, जो काम आप जी, कर रहे हैं। जी, जी। धन्यवाद। बहुत